मतलब जब हम किसी बहुत ऊंची और भव्य इमारत को देखते हैं ना, तो हमारी नजर हमेशा उसकी ऊंचाई या उसके शीशों पर जाती है। हाँ, बिल्कुल वही दिखता है सबसे पहले। सही कहा। लेकिन उस पूरी इमारत का टिके रहना उस नींव पर निर्भर करता है जो जमीन के नीचे गहराई में छिपी है। अगर वो नींव मजबूत नहीं है तो डिजाइन चाहे जितना भी खूबसूरत हो, एक हल्का सा झटका और पूरी इमारत ढह जाएगी। ये बहुत ही सटीक तुलना है। और अगर हम ज्योमेट्री की दुनिया को देखें तो उसकी नींव में सबसे महत्वपूर्ण आकार त्रिकोण है, मतलब ट्रायंगल। हाँ, त्रिकोण। अगर इसके काम करने का तरीका समझ आ गया तो समझ लीजिए ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा राज खुल गया। इसलिए इस डीप डाइव में हम इसी पर फोकस कर रहे हैं। और हमारा मिशन आज सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि जीरो से हीरो तक का सफर तय करना है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और बॉस बैटल्स सब कवर करेंगे। एकदम सही। हम बिल्कुल क्रमानुसार जाएंगे। स्लाइड 1 से लेकर 21 तक एक एक स्लाइड को डिटेल में अनपैक करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो ओके, आइए इसको समझते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक चित्र है जिसमें एक त्रिकोण को कई लाल सर्कल्स के बीच बहुत ही सटीक ढंग से रखा गया है। हाँ, इस चित्र का एक गहरा मतलब है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल ही कॉन्सेप्ट किंग होता है, क्योंकि ये पूरे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट से आपका मतलब है कि बाकी शेप्स भी इसी से बनते हैं? बिल्कुल। दुनिया का कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो चतुर्भुज हो या पंचभुज, उसको तोड़कर हमेशा ट्रायंगल्स में बदला जा सकता है। बिना किसी देरी के हम एकदम बेसिक से इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 2 पर हैं। यहाँ दी एनाटॉमी ऑफ अ ट्राइंगल की बात हो रही है। ये एक 3 भुजा वाला पॉलीगन है। राइट। और इसमें 3 किनारे यानी एजेस हैं, जिन्हें ए, बी और सी कहा जाता है। 3 कोने हैं जिन्हें वर्टिसेस कहते हैं, और उन्हें ए, बी, सी से मार्क किया गया है। और साथ ही इसमें 3 ऊंचाइयां हैं जिनको H1, H2 और H3 से दर्शाया गया है। पर इस स्लाइड का सबसे बड़ा नियम वो है जो शायद सबने स्कूल में पढ़ा होगा। हाँ, वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री वाला नियम। हाँ, पर ये 180 ही क्यों होता है? 170 या 200 क्यों नहीं? इसका कारण बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम एक कागज पर कोई भी ट्रायंगल बनाएं और उसके तीनों कोनों को फाड़कर एक बिंदु पर मिलाएं, तो वो हमेशा एक परफेक्ट सीधी रेखा बनाते हैं। ओह अच्छा, मतलब सीधी रेखा का कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए इनका जोड़ भी 180 ही होगा। एकदम सही। ये एक ऐसा विजुअल कारण है जो दिमाग में छप जाता है। ध्यान दीजिए कि चित्र में बिंदुओं ए, बी और सी को कैसे मार्क किया गया है। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ एरिया और द इनवर्स रेशियो रूल समझाया गया है। एरिया का बेसिक फॉर्मूला तो स्टेप 1 में है, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। हाँ, पर स्टेप 2 और 3 थोड़े गहरे हैं। देखिए, एक ही ट्रायंगल का क्षेत्रफल तो हमेशा एक ही रहेगा ना, चाहे किसी भी भुजा को बेस मान लें। मतलब A गुणा H1, B गुणा H2 और C गुणा H3 सब बराबर होंगे और एक कांस्टेंट बन जाएंगे। एग्जैक्टली। और यहीं से मास्टर की निकलती है। भुजाएं और उनकी ऊंचाइयां हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, फॉर्मूले में इसे H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C लिखते हैं। इसको विजुअलाइज करने के लिए एक रबर बैंड का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक रबर बैंड को खींचकर ट्रायंगल बनाए, उसके बेस को जितना लंबा खींचेंगे, मतलब बड़ी भुजा, उसकी ऊंचाई उतनी ही कम हो जाएगी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। बड़ी भुजा मतलब छोटी ऊंचाई। इंस्ट्रक्टर नोट्स में भी यही है कि ये नियम परीक्षा में सीधा समय बचाता है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। वही तो, बिना कैलकुलेशन के काम हो जाता है। अब जब हमने बेसिक संरचना समझ ली है, तो देखते हैं कि त्रिकोणों को बांटा कैसे जाता है। अब हम स्लाइड 4 पर है। यहाँ एक ज्योमेट्री क्लासिफिकेशन इंजन का फ्लो चार्ट है। राइट। ये फ्लो चार्ट तो दिमाग में छप जाना चाहिए। त्रिकोणों को 2 आधारों पर बांटा जाता है। हाँ, एक है भुजाओं यानी साइड्स के आधार पर, और दूसरा कोणों यानी एंगल्स के आधार पर। और हमें यही देखना है कि इन दोनों पैमानों पर कोई भी आकृति कहाँ फिट बैठती है। चलिए पहले साइड्स वाले को देखते हैं। अब हम स्लाइड 5 पर है, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ 3 प्रकार है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। मैं इनका मतलब क्लियर कर देता हूँ। इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिकोण, इसमें तीनों भुजाएं बराबर और हर कोण 60 डिग्री होता है। और आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु,
इसमें दो भुजाएं बराबर होती है ना? सही कहा, और उसके सामने के कोण जिनको थीटा से दिखाया गया है वो भी बराबर होते हैं। डायग्राम में ये टिक मार्क्स और थीटा बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा स्केलीन यानी विषम बाहु, उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता। ये तो सिंपल था। अब एंगल्स वाले आधार को देखते हैं। अब हम स्लाइड 6 पर हैं। यहाँ भी 3 प्रकार हैं, अक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। इनका अर्थ बहुत स्पष्ट है। एक्यूट में सारे कोण 0 से 90 के बीच होते हैं। राइट में एक कोण ठीक 90 डिग्री होता है, जिसके सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट। हाँ वही। और ऑब्ट्यूस में कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। यहाँ एक सवाल उठ रहा है मेरे दिमाग में। जैसे एक कोण 90 से बड़ा हो गया, क्या किसी त्रिकोण में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस कोण हो सकते हैं? ये बहुत ही वाजिब डाउट है, पर इसका जवाब हमें वापस उसी 180 डिग्री वाले नियम पर ले जाता है। अगर हम मान लें कि दो कोण 91 और 91 डिग्री के हैं, तो उन दोनों का जोड़ ही 182 हो जाएगा। बिल्कुल, जबकि पूरे त्रिकोण का योग ही 180 होना चाहिए। इसलिए किसी भी त्रिकोण में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस कोण होना असंभव है। सही लॉजिक है। अब आते हैं द आयरन रूल्स पर। अब हम स्लाइड 7 पर हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया गया है इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल का। ये नियम 2 हिस्सों में बटा है। नियम 1 कहता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। और नियम 2 है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है। इसका सूत्र यहाँ मॉड b माइनस c इज लेस देन a इज लेस देन b प्लस c लिखा है। इसका कारण यह है कि यह त्रिकोण बनने की शर्त है। अगर ये नियम टूटता है तो आकृतियां आपस में जुड़ी नहीं पाएंगी और त्रिकोण बनेगा ही नहीं। मतलब ज्योमेट्री की भौतिक शर्त ही यही है। अब इसे टेस्ट करते हैं। अब हम स्लाइड 8 पर हैं। यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इज द ट्रायंगल पॉसिबल? हाँ, पहले उदाहरण में भुजाएं हैं 4, 9 और 15। अगर हम 4 और 9 को जोड़ें तो 13 आता है, जो तीसरी भुजा 15 से छोटा है। मतलब सम तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, तो ये त्रिकोण संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण 5, 10 और 15 का है। ये बहुत दिलचस्प केस है जिसे कोलिनियर ट्रैप कहते हैं। नियम 4 में इसको समझाया है। अगर योग तीसरी भुजा के एकदम बराबर हो जाए, जैसे 5 + 10 = 15, तो क्या होगा? जुड़ेंगी तो, पर त्रिकोण नहीं बनेगा। हाँ, चित्र का संदर्भ देखिए, जहां A 15 है, B 17 है और C 32 है। ये सब एक सीधी रेखा में है। इसे कोलिनियर कहते हैं, जहां ऊंचाई नहीं बनती। तो 7, 12 और 15 वाले तीसरे केस में 7 + 12 = 19, जो 15 से बड़ा है, तो ये संभव है। एकदम सही पहचाना। ये क्लियर हो गया। अब एक परीक्षा का पसंदीदा सवाल आगे है। अब हम स्लाइड 9 पर हैं। द इंटीजर x प्रॉब्लम। अगर भुजाएं 10 और 17 हैं और तीसरी x है जो एक इंटीजर है, तो कितने त्रिकोण संभव हैं? इसकी वर्किंग चांस स्टेप्स में तोड़ी गई है। पहला, इनइक्वालिटी लगाएं। 17 - 10 इज लेस देन x इज लेस देन 17 + 10। मतलब स्टेप 2 में बाउंड सरल करने पर आया 7 इज लेस देन x इज लेस देन 27। और स्टेप 3 में इंटीजर सेट बनाते हैं, मतलब 8 से लेकर 26 तक के नंबर्स। और स्टेप 4 में जब इनको गिनते हैं तो रिजल्ट आता है कुल 19। मतलब 19 अलग अलग त्रिकोण संभव हैं, पर गिनने में समय बहुत लगता है। इसीलिए शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है। अब हम स्लाइड 10 पर हैं। यहाँ एक प्रोट्रिक और स्टेटमेंट वैलिडेशन दी गई है। इस लंबी वर्किंग का एक शॉर्टकट है। हाँ, ये वही मास्टर की है। इसे निंजा ट्रिक कहते हैं। x के संभावित मान का फॉर्मूला है 2 गुना छोटी भुजा माइनस 1। वेट, मतलब अगर पिछले सवाल में छोटी भुजा 10 थी, तो 2 गुना 10 हुआ 20 और उसमें से 1 घटाया तो सीधा 19। ये तो बिना पेन उठाए हो गया। वही तो इस ट्रिक का जादू है। और नीचे जो स्टेटमेंट वैलिडेशन है, उसमें देखिए कैसे अंतर वाले नियम से तीनों कथन, जैसे AC - AB इज लेस देन BC, सत्य साबित होते हैं। दोनों आयरन रूल्स ही बस घुमाकर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 11 पे हैं। यहाँ एक चेक पॉइंट लेते हैं। समझ आ रहा है? ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये है द प्रोडक्ट सीरीज प्रॉब्लम, जहाँ AB = 24 दिया है। यहाँ पुराने कॉन्सेप्ट और इस नई ट्रिक का बहुत अच्छा संगम है। इसे हल करने के लिए पहले 24 के फैक्टर्स निकालने होंगे। मतलब 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8 और 4 × 6। और अब हर एक जोड़े पे वो निंजा ट्रिक लगानी है।
2 गुना छोटी भुजा -1। बिल्कुल, पहले वाले में एक छोटी भुजा है तो 2 गुणा 1 -1 यानी 1 मिला। दूसरे में 2 छोटी भुजा है तो 3 आएगा। फिर 3 गुना 8 वाले से 5 आएगा और 4 गुना 6 वाले से 7 मिलेगा। और जब हम इन सब को जोड़ देंगे 1 + 3 + 5 + 7 तो उत्तर 16 आएगा। हाँ, ये बिना किसी भारी कैलकुलेशन के सीधा जवाब आ गया। बहुत शानदार। अब थोड़ा रिलेशंस को समझते हैं। अब हम स्लाइड 12 पर हैं। रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत सिंपल नियम है कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। चित्र में कोण C सबसे बड़ा है, अतः भुजा C सबसे बड़ी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक टॉर्च की रोशनी हो। टॉर्च की रोशनी मतलब थोड़ा समझाएंगे इसको? जैसे टॉर्च का मुंह जितना चौड़ा खुलेगा मतलब कोण बड़ा होगा, रोशनी उतनी ही बड़ी जगह पर पड़ेगी, यानी सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। कि ये बहुत ही बढ़िया विजुअल एनालॉजी है कोण और भुजा के संबंध को समझने का। अब बिना कोण जाने सिर्फ भुजाओं से त्रिकोण को डायग्नोस करना देखते हैं। अब हम स्लाइड 13 पर हैं। इसके तीनों नियम बहुत आसान है। सबसे लंबी भुजा लीजिए, मान लीजिए वो C है। अब उस C का स्क्वायर निकाल कर देखिए और उसको बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम से कंपेयर करना है ना? राइट। अगर C स्क्वायर छोटा है A स्क्वायर + B स्क्वायर से तो वो एक्यूट है, अगर बराबर है तो राइट ट्रायंगल है। और अगर C स्क्वायर बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज त्रिकोण है। बिल्कुल। अब इसको एक मुश्किल उदाहरण पर अप्लाई करते हैं। अब हम स्लाइड 14 पर है। डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल, डेसिमल्स टू इंटीजर्स। यहाँ भुजाएं हैं 11.7, 16.9 और 23.4। हाँ, लोग डेसिमल देखकर डर जाते हैं, पर इसे 3 स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला है अनुपात यानी रेशो लेना। देखने में ये सब 1.3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम दशमलव हटाएं और भाग दें तो 9:13 18 मिलता है। बिल्कुल। और स्टेप 3 में स्क्वायर चेक करते हैं। 18 का स्क्वायर 324 है और बाकी दोनों 9 का स्क्वायर 81 और 13 का स्क्वायर 169 जोड़ें तो 250 आता है। चूंकि 324 बड़ा है 250 से, मतलब C स्क्वायर इज ग्रेटर, तो ये ऑब्ट्यूज त्रिकोण हुआ, और क्योंकि साइड्स अलग है तो स्केलीन भी हुआ। सही कहा, अनुपात से कैलकुलेशन का पहाड़ पार हो जाता है। ये अप्रोच तो बहुत स्मूथ थी। अब चलते हैं राइट ट्रायंगल की तरफ। अब हम स्लाइड 15 पर है। पाइथागोरस थ्योरम एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। चित्र में ध्यान दें कि यहाँ राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज B है, इसलिए सूत्र B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर + A स्क्वायर लिखा है। पर बचपन से तो हमने A स्क्वायर + B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर हटाए। वही तो, लेटर्स पर नहीं कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। जो सबसे बड़े साइड है वो अकेले आती है, और परीक्षा क्रैक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स रटना जरूरी है। जैसे टेबल में लिखा है 3 4 5, 5 12 13 और 7 25 25 आदि। हाँ, इनको दिमाग में प्रिंट कर लेना चाहिए। और अगर वो सीधे ट्रिपलेट्स ना दिए हों तब भी एक ट्रिक है। अब हम स्लाइड 16 पर है। द ट्रिपलेट स्केलिंग इंजन। गुणा या भाग करने से ट्रिपलेट का कैरेक्टर नहीं बदलता। जैसे अगर 5 12 13 को 2 से गुणा करें तो 10 24 26 भी ट्रिपलेट ही रहेगा। उदाहरण 1 देखते हैं, जहां भुजाएं 3.5√3 और 12√3 है। तीसरी भुजा क्या होगी? सबसे पहले √3 को भूल जाएं। अब 3.5 और 12 बचे। दशमलव से बचने के लिए ना 2 से गुणा कर दें। अच्छा, मतलब 7 और 24 आ गया। और 7 24 25 तो एक ट्रिपलेट का हिस्सा है। सही। अब चूंकि हमने शुरू में 2 से गुणा किया था, अब 25 को वापस आधा कीजिए तो 12.5 है। और अंत में वो √3 वापस लगा दीजिए तो उत्तर 12.5√3 आ गया। ये तो मेंटली सॉल्व हो गया। बिल्कुल। अब देखते हैं एडवांस्ड वर्जन। अब हम स्लाइड 17 पर हैं। यहाँ उदाहरण 2 में 14 और 21 साइड्स हैं, और उदाहरण 3 में हाइपोटेन्यूज 42√3 और एक भुजा 18√17 है। इसे बारीकी से समझते हैं। उदाहरण 2 में 7 कॉमन लिया तो 2 और 3 बचा। पाइथागोरस से √13 आया तो अंतिम उत्तर 7√13 हो गया। और उदाहरण 3 थोड़ा जटिल लग रहा है। जटिलता को तोड़ते हैं। 42√3 को हम 6√7 गुणा √21 लिख सकते हैं, और 18√7 को 6√7 गुणा 3 लिख सकते हैं। ओह, समझ आई बात। दोनों में 6√7 कॉमन फैक्टर हो गया। एग्जैक्टली। अब 6√7 को अलग रख लीजिए। पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट के अंदर 21 - 9 होगा, यानी √12। और कॉमन फैक्टर से गुणा करके 6√7 गुणा √12 बराबर 12√21 आएगा।
इसे कहते हैं रूट के डर पर विजय प्राप्त करना। सही कहा। अब एक अभ्यास का समय है। अब हम स्लाइड 18 पर हैं। ट्रिपलेट एक्सरसाइज चैलेंज। यहाँ उदाहरण 4 में भुजाएं 9.6 और 18 हैं। तीसरी भुजा खोजनी है। मैं श्रोताओं को कहूंगा कि इसे डायग्नोस्टिक वर्कस्पेस में खुद करें। कोई हिंट देना चाहेंगे? हिंट यही है कि दशमलव हटाओ, सरल करो, अनुपात निकालकर ट्रिपलेट टेबल इस्तेमाल करो। अब समय है 60 सेकंड वाले रिवीजन का। अब हम स्लाइड 19 पर हैं। रैपिड फायर रिवीजन। स्क्रीन 4 हिस्सों में बटी है। कोर रूल्स, इनइक्वालिटीज का नियम, निंजा ट्रिक और साइड एंगल डायग्नोसिस। 60 सेकंड में पूरा चैप्टर रिवाइज करने का समय है ये। मेरी सलाह है कि इन चारों हिस्सों का एक मानसिक स्क्रीनशॉट दिमाग में ले लें। अब टेस्ट का टाइम आ गया है। अब हम स्लाइड 20 पर हैं। प्रैक्टिस MCQ बॉस बैटल्स। Q1 है कौन सा सेट त्रिकोण नहीं बना सकता। इंस्ट्रक्टर नोट के हिसाब से वीडियो पॉज करके खुद सोचें। अब मैं उत्तर समझाता हूँ। Q1 का ऑप्शन B है ना, 4, 9, 15, क्योंकि 4 + 9 = 13 होता है, जो 15 से छोटा है। सही। और Q2 है 10 और 17 भुजाओं वाले त्रिकोण में तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं। यहाँ विजुअल हिंट्स भी हैं। ये सीधा निंजा ट्रिक है। 2 × 10 - 1 = 19। अब हम आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं। अब हम स्लाइड 21 पर हैं। प्रैक्टिस MCQ बॉस बैटल्स कंटिन्यूड। यहाँ बचे हुए 3 प्रश्न हैं। Q3 दशमलव वाला, Q4 AB = 24 वाला और Q5 A + B = C वाला। संक्षेप में बताऊं तो Q3 ऑब्ट्यूज एंड स्केलीन है, Q4 का उत्तर 16 है और Q5 कोलिनियर लाइन है। और इंस्ट्रक्टर का अंतिम संदेश भी है कि जिसने ये 5 सवाल सही किए उसका ज्योमेट्री का फाउंडेशन रॉक सॉलिड है। बिल्कुल। पूरा ज्योमेट्री का सफर कितना लॉजिकल रहा। त्रिकोण की परिभाषा से लेकर वर्गीकरण और इनइक्वालिटी नियम तक सब एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, इस पूरे सत्र का सारांश देखें तो अंत में पाइथागोरस और ट्रिपलेट्स की तार्किक यात्रा ने कैलकुलेशन को बहुत आसान बना दिया। एग्जाम के लिए मुख्य बिंदु देखें तो 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला निंजा ट्रिक, 2 गुना छोटी भुजा -1, जो परीक्षा में समय बचाती है। और दूसरा ट्रिपलेट स्केलिंग इंजन, जहां रूट और दशमलव को इग्नोर करके अनुपात निकालते हैं। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। मैं तेजी से सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे। बिल्कुल तैयार हूं। पूछिए। त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्या A + B = C त्रिकोण बनाता है? नहीं, ये कोलिनियर ट्रैप है। 3, 4, 5 का सबसे मशहूर ट्रिपलेट, अगर इसे 3 से गुणा करें तो क्या बनेगा? 9, 12, 15। निंजा ट्रिक का फॉर्मूला? 2 गुना छोटी भुजा -1। अगर C² बड़ा है A² + B² से तो कौन सा कोण? ऑब्ट्यूज। वाह, एकदम रैपिड। अब गहन सोच के लिए कुछ सवाल जो दिमाग में चलते रहने चाहिए। जैसे अभी हमने 2D ज्यामिति में पाइथागोरस देखा। क्या इसका इस्तेमाल 3D आकृतियों जैसे क्यूब में आंतरिक दूरियां नापने में किया जा सकता है? बहुत ही शानदार विचार है। और सोच